ट्रांसपोर्टेशन, जो कि अब लाइफ प्रोसेस का मतलब हम लोग सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारी बॉडी में ना चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उनको ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है वो कौन करता है हमारी बॉडी में? ब्लड। हमारी बॉडी का जो ब्लड है, टिश्यू विच कैन फ्लो, वो क्या करता है? आपके डाइजेस्टेड और एब्सॉर्ब फूड को, ऑक्सीजन को, और आपकी बॉडी में प्रोड्यूस्ड हो रहे सारे वेस्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो ब्लड और लिम्फ, ब्लड और लिम्फ के बारे में मैं आगे पढ़ाने वाला हूं आपको। ये दोनों ही हमारी बॉडी में दो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैं, मतलब ऐसे टिश्यू हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, दोनों ही फ्लूइड है, यानी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा ब्लड की। तो ब्लड, आपका ब्लड दो कंपोनेंट से बना होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल। तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा वो आपके टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55% होता है, जबकि जो ब्लड सेल्स हैं वो आपके टोटल ब्लड वॉल्यूम के 45% होते हैं। बेटा जो प्लाज्मा है ना वो आपके ब्लड का लिक्विड पार्ट, फ्लूइड पार्ट है, जबकि ब्लड सेल्स जो है वो सॉलिड पार्ट है। ठीक है, अगेन आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा में 90% पानी होता है और बचे हुए 10% में प्लाज्मा के सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, वाटर होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। समझ में आ गई होगी ये चीज, आई थिंक आपको सारी चीजें ये वाली। अब देखो ब्लड सेल्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ब्लड सेल्स ना हमारे तीन टाइप के हैं। आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। अभी रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, एक तरीके का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको पीछे लास्ट वाले पार्ट में पढ़ा के आया हूँ। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से आपके आरबीसी रेड कलर के होते हैं, जबकि जो डब्ल्यूबीसी है, जिसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, कलरलेस होता है क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो तुम्हारी उसके बाद अगर मैं बात कर लूं बेटा प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, ये आपके बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, अच्छा आरबीसी के फंक्शन की बात, पहले तो आरबीसी की थोड़े के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो आरबीसी हमारा बोन मैरो में बनता है, मतलब आपकी जो बड़ी बड़ी बोन्स होती है ना, उनके बीच में जो जगह होती है उस जगह को बोन मैरो कहते हैं, उनके अंदर आरबीसी बनते हैं। ठीक है, आपकी बड़ी बड़ी हड्डियों के अंदर आरबीसी तैयार होता है, ब्लड। ठीक है, जिसे हम लोग अस्थि मंचिका कहते हैं हिंदी में। ठीक है, वो तो खैर हिंदी का है। और आपके आरबीसी डाई कहाँ करते हैं? स्प्लीन में। ठीक है, आप गूगल करके देख लेना स्प्लीन कहाँ है। ठीक है, मैं डालना भूल गया, ये तो मैं डायग्राम आपको दिखा देता अभी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आरबीसी के फंक्शन की, तो आरबीसी क्या करता है? आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, टिश्यूज तक, लंग्स तक, सेल्स तक, मतलब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक। डब्ल्यूबीसी का अगर काम देखा जाए तो डब्ल्यूबीसी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी और डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, मतलब आपको बीमारियों से बचाता है और साथ ही साथ आपकी बॉडी को कीटाणु विटाणु वगैरह से लड़ने में मदद करता है। प्लेटलेट्स की बात करें तो ये आपके ब्लड की क्लॉटिंग एंड कोagulation में हेल्प करता है। जब भी आपको चोट वगैरह लग जाती होगी तो आप देखते हैं इनिशियली ब्लड निकलता है, फिर थोड़ी देर के बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो जिसकी वजह से ब्लड निकलना बंद हुआ है, जिस चीज की वजह से, वो है प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या करता है? जहां पे भी आपकी चोट लगती है, कट लगता है, वहां पे पहुंचता है। ठीक, और एक प्रोटीन होता है जिसे फाइब्रोनोजिन कहते हैं, फाइब्रोनोजिन, वो जाके वहां पे प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से उस जगह पे ब्लड कोagulate हो जाता है, जम जाता है और फिर ब्लड का निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है ऐसे खुले में नहीं होता। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिससे ब्लड या दूसरी चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, वो क्लोज्ड है, उसे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। क्लोज्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी बॉडी में जो ब्लड है ना, वो तीन ही जगह पाया जाएगा, आपकी आर्टरीज में, वेन्स में और कैपिलरीज में। मतलब
आपका खून सिर्फ नलियों में बहेगा, आपके शरीर में जो नलियां हैं जिन्हें हम आर्टरी, वेन या कैपिलरीज कहते हैं आम भाषा में, ठीक है। आम भाषा में नलियां कहते हैं ना, खून की नलियां। एक्चुअल में अंग्रेजी में, साइंस में हम उसे आर्टरी, वेन या कैपिलरीज कहते हैं। तो आपकी बॉडी में खून इन्हीं तीनों जगह में पाया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, आर्टरीज के बारे में पढ़ लें तो दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। आपकी जो आर्टरीज होती है मोटी मोटी होती है, उनकी जो वॉल्स है ना, जो उनकी दीवारें होती हैं आर्टरीज की, ठीक है, वो मोटी और इलास्टिकुलर नेचर की होती है, मतलब थोड़ी बहुत खिंच जाती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो ब्लड के हाई प्रेशर को झेल सके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत स्पीड से जाता है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बहुत तेजी से जाता है सेल्स तक, तो वो इतनी तेजी से जाता है कि उसकी स्पीड की वजह से आर्टरी फट ना जाए। इसलिए आर्टरी कैसी होती है, मोटी और इलास्टिकुलर नेचर की होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत फैल सकती है, फूल सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें आर्टरीज के बारे में और, तो आर्टरीज में जो ब्लड होता है ना, वो हायर प्रेशर से, बहुत तेज प्रेशर से भागता है। आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए फिर मैंने बोला ना आर्टरीज इलास्टिकुलर वॉल्स की होती है। आर्टरीज आर डीप सीटेड, मतलब शरीर में अंदर गहरे में पाई जाती है, ऊपर नहीं होती। ऊपर आप ये देख रहे हो ना, हरी हरी नीली नीली, ये आपकी वेन्स है, ये आपकी क्या है, वेन्स, जबकि आर्टरीज नीचे है। अगर ये ऊपर होंगी तो एक मतलब इतना प्रेशर होता है कि मे बी आपकी नसें और मांस फाड़ के बाहर आ जाए। आर्टरीज में ब्लड का इतना प्रेशर होता है, इसलिए डीप सीटेड होती हैं, चारों तरफ मांस से दबी हुई होती हैं, ठीक है। अब आर्टरीज में कोई भी वाल्व नहीं होते, ठीक है, आर्टरीज में कोई भी वाल्व नहीं होते ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए। मतलब वाल्व मतलब एक तरीके का सिस्टम होता है जिससे ना कि ब्लड अगर नीचे आ रहा है तो उसको ऊपर फेंक दें, ठीक है। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, आर्टरीज में ब्लड बहुत स्पीड से जा रहा है, यूं करके एकदम स्पीड से जा रहा है, तो इतनी स्पीड में जाती हुई चीज कभी भी अचानक पीछे नहीं आ सकती, है ना। तो इसीलिए आर्टरीज को वाल्व की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वेन्स की, तो ये भी इलास्टिक होती हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो इलास्टिक ब्लड वेसल्स बट थिन, पर पतली होती हैं। वेन जो है आर्टरी के कंपैरिजन में पतली होती हैं। अब द प्रेशर इन वेन इज कंपैरेटिवली लोअर देन दैट ऑफ आर्टरी। वेन्स में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कम होता है आर्टरीज के कंपैरिजन, क्योंकि वेन्स में ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जा रहा होता है, हमारी बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे भी जाएगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो अब दे आर फाउंड बीनीथ द स्किन, वेन्स आपकी जस्ट स्किन के नीचे, हरी हरी नीली नीली आपको दिखाई देती है, जनरली वेन हमारी। अब क्योंकि वेन में ब्लड स्लो जा रहा है, अब देखो वेन में ब्लड धीरे धीरे जा रहा है, तो ऐसी चीज जो धीरे धीरे जा रही है वो अचानक पीछे भी आ सकती है, क्योंकि उसका पीछे आना बड़ा आसान है, ठीक है। अब तुम देखो ना गाड़ी एकदम, एक तो तुम्हारी ये स्पीड से जा रही हो, रिवर्स कर नहीं सकते अचानक झटके से, लेकिन अगर गाड़ी तुम्हारी इसी स्पीड से जा रही है तो तुम इजीली इसको रिवर्स भी कर सकते हो पीछे की तरफ, है ना। तो सेम वही होता है हमारा किसमें, वेन्स में। वेन्स में ब्लड स्लो जाता है तो भैया वो पीछे भी लौट सकता है, इसीलिए वेन्स में वाल्व्स होते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो ब्लड को पीछे नहीं आने देता, ठीक है। जैसे ब्लड पीछे आने की कोशिश करता है तो वाल्व क्लोज कर देते हैं खुद को, ठीक है, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपसे पूछ लेगा, बट रियरली पूछे जाते हैं। कैपिलरीज की बात करता हूँ, तो कैपिलरीज क्या है ना, आपके आर्टरी और वेन के बीच में एक तरीके का जंक्शन है, मतलब ये आपकी मोटी मोटी आर्टरीज हैं, धीरे धीरे ना पतली 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 होती चली जाती है, और पतली, ठीक है। और ये पतली होती जाती जाती है एक पतली सी एक उसमें चेंज हो जाती है, ट्यूब लाइक ट्यूब में, ठीक है। उस पतली सी ट्यूब को ये देखो, इसको कहते हैं कैपिलरी, इस पतली सी ट्यूब को क्या कहते हैं, कैपिलरी। फिर अगेन ये कैपिलरी धीरे 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 ना आगे चल के फिर वेन में कन्वर्ट होने लगती है। मतलब ये ना एक तरीके का जंक्शन है, इसके बीच में आर्टरी और वेन के बीच में तरीके का हमारा जंक्शन है, ठीक है। तो ऑन रीचिंग टिश्यूज आर्टरी ब्रांच फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। अब देखो ना, आर्टरी में तो ब्लड बहुत तेजी से आ रहा है और बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो ब्लड अगर टिश्यू में इतनी स्पीड से और इतना सारा ब्लड टिश्यू में घुस जाएगा तो टिश्यू तो फट जाएगा। इसीलिए टिश्यू तक पहुंचते पहुंचते ये जो आर्टरीज है वो धीरे धीरे पतली और पतली और पतली 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 होती चली जाती है। तो उन पतली ट्यूब्स को अपन क्या कहते हैं बेटा, कैपिलरीज, ठीक है। उन पतली ट्यूब्स को अपन क्या कहते हैं बच्चों, कैपिलरीज। तो एक्सट्रीमली लो प्रेशर, इनमें ब्लड का प्रेशर बहुत ही कम होता है,
ज्यादा होगा तो टिश्यू इशू फट जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी। अब फंक्शंस ऑफ ब्लड, तो ब्लड क्या करता है, ब्लड जो है ना बेटा आपके सेल्स को ऑक्सीजन देता है, कि ब्लड ही तो सेल्स तक ऑक्सीजन लेके जा रहा था ना। आपके सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल के लाता है ब्लड, लंग्स में जाके छोड़ देता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हॉर्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, आपको पता होगा कि आपका ब्लड क्या करता है, आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड हेल्प्स टू मेंटेन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग हीट। ब्लड आपके टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करके रखता है, हीट को एब्जॉर्ब करके या हीट को रिलीज करके। समझ में आ गई बात? अगर बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में हीट डेवलप हो गई है तो ब्लड क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है तो वो रिलीज कर देगा हीट, ताकि आपकी बॉडी गर्म हो जाए। तो ब्लड हेल्प्स इन क्लॉटिंग, चोट वोट लग जाए तो फिर उसको क्लॉट कर देता है ताकि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट टू द किडनी एंड लीवर, आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट निकलता है उसको किडनी और लीवर तक भेजता है ताकि उसकी साफ सफाई हो जाए। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस, इसके अलावा आपका ब्लड जो है पैथोजेंस यानी कीटाणु वगैरह इन सब चीजों से आपको बचाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में अगर कभी ये आए कि व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप अ रप्चर, मतलब ये आर्टरी, वेन या कैपिलरी में से कुछ भी फट जाए तो क्या होगा। जैसे ही कोई ब्लड वेसल आपकी फटेगी, द ब्लड विल ऊज आउट, उसमें से खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। तो जो क्या होगा, जब ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो आपकी बॉडी में ब्लड कम पहुंचेगा क्योंकि ब्लड तो बाहर आ रहा है। इससे क्या होगा, ब्लड की एफिशिएंसी, काम करने की शक्ति घट जाएगी। ठीक है, लेकिन उसी टाइम पे प्लेटलेट्स में एक तरीके का प्रोटीन होता है जिसे हम फाइब्रोनोजेन कहते हैं, वो तुरंत उस साइट पे पहुंचेगा जहां आपको चोट लगी हुई है और वहां पे उस ब्लड वेसल को रिपेयर कर देगा। ठीक है, आपका खून जब ही निकलता है जब आपकी तीनों ब्लड वेसल में से कोई ब्लड वेसल कटती है, उसमें चोट लग जाती है। ठीक है, क्योंकि खून तो हमारी ब्लड वेसल्स में है ना। अगर ब्लड वेसल में नहीं होता तो वो जो तुम पिन चुबा के यूं से यूं निकाल देते हो, उंगलियों से इधर करके पिन घुसाते हो मांस में और बाहर निकाल देते हो, वहां खून नहीं निकलता। किया होगा बचपन में तो। ठीक है, तो वहां से भी खून निकलता, लेकिन नहीं निकलता है क्योंकि खून है ही नहीं वहां। खून तो हमारा क्लोज्ड सिस्टम, हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड है। हमारा ब्लड सिर्फ आर्टरी, वेन, कैपिलरीज के अंदर होता है। चलो खैर, अब ये ब्लड जो है ना, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पंप कौन करता है। तो जैसे कूलर में एक पंप लगा रहता है जो पानी को नीचे से ऊपर उठाता है, तो वैसे ही भगवान ने हमको भी एक पंप दिया है, वो है द हार्ट। उसका नाम है हार्ट, हृदय। ठीक है, तो द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। तो जो तुम्हारा हार्ट है वो मसल से बना हुआ है और ये आपकी मुट्ठी के बराबर है। ठीक है, इसका शेप जो आपकी मुट्ठी के बराबर है। तो बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ठीक है, अब हमारे ब्लड में दो तरीके, मतलब हमारा दो तरीके का ब्लड होता है, मतलब दो तरीके का ब्लड कह लो, या ब्लड में दो चीजें ट्रांसपोर्ट होती है मेनली। एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ब्लड दोनों चीजें ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो ब्लड ने दो डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स बनाए हमारे जो हार्ट में ना। हार्ट में दो अलग अलग तरीके के चैम्बर्स हैं, ताकि आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जिसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं उसके साथ मिक्स ना हो जाए। ठीक है, मतलब बीच में एक दीवार सी कह लो, ऐसा कह लो, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये तो हमने थोड़ी देहाती भाषा का यूज किया ताकि तुम्हें चीजें समझ में आए, दिमाग में थोड़ी घुस जाए। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि आपकी सेल्स में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में आई कहाँ, रेस्पिरेशन के टाइम पे। आपको पता है ना, रेस्पिरेशन के टाइम पे ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और आपको क्या देता है, CO2 H2O और एनर्जी। याद है, CO2 H2O और एनर्जी मिलती है। तो वही CO2 जो तुम्हारे सेल्स में जनरेट हुआ था रेस्पिरेशन के टाइम पे, अब वो सेल में पड़ा है, तो ब्लड क्या करता है, उसको सेल से खींच के कहां तक लेके आता है, लंग्स तक।
फिर लंग्स क्या करते हैं, उसमें से सारी CO2 निकाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। आप सांस छोड़ देते हो ना, CO2 बाहर निकल जाती है। और जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब आपने सांस छोड़ी तो उसके साथ ली भी तो थी सांस। तो जैसे तुम सांस लेते हो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर कौन सा क्या जाता है, ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। वो ऑक्सीजन लंग्स तक जाती है, वो तो मैंने पीछे आपको पढ़ा ही दिया था, लंग्स तक। तो ऑक्सीजन जैसे ही लंग्स में पहुंचती है, ठीक है, फिर वो लंग्स में जो हमारी एल्वेलाई होती है, और एल्वेलाई दूसरे एंड पे ब्लड वेसल से कनेक्ट होती है। तो वो एल्वेलाई जिसका दूसरा एंड ब्लड वेसल से कनेक्ट है, एल्वेलाई क्या करती है, तो भैया वो जो CO2 आया है, आपने जो सांस खींची उसमें जो ऑक्सीजन आया है, तो एल्वेलाई क्या करती है, वहां से ऑक्सीजन को खींच के बॉडी में सेल्स तक भेज देती है, ठीक है। तो दिस O2 रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब आपके सेल और हर जगह जाता है। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि पूरा स्क्रीन पे आ जाए, तो हमें समझने में हल्की सी आसानी हो, ठीक है। हार्ट का डायग्राम नहीं है बेटा, ये लिखा हुआ है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड के सर्कुलेशन का डायग्राम है कुछ। अगर आप देखोगे तो एकदम डीजे बीजे का सिस्टम लग रहा है, ऊपर 2 स्पीकर लगे हुए, नीचे बड़ा बूफर लगा हुआ है, लाल पीले नीले तार जोड़ रखे हैं ना, ऐसा लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके ब्लड का सर्कुलेशन है कि ब्लड किधर से किधर को और कैसे भागता है, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो एक लेफ्ट एट्रियम दिख रहा होगा आपको, एक लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा होगा, एक राइट एट्रियम दिख रहा होगा, एक राइट वेंट्रिकल दिख रहा होगा। इनके बीच में एक पतली सी लाइन बनी हुई है जिसमें लिखा हुआ है सेप्टम, ठीक है। तो एक लेफ्ट चैम्बर और एक राइट चैम्बर, आपके हार्ट के 2 चैम्बर दिख रहे होंगे। जो लाल कलर से पोता है, पेंट किया है मैंने, वो है लेफ्ट चैम्बर, और एक जो ब्लू कलर से किया है वो है, स्काई ब्लू से जो किया है वो है राइट चैम्बर, ठीक है। तो राइट लिखना था, RIGHT, ठीक है, राइट चैम्बर। तो इसमें राइट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर को जो सेपरेट करती हुई एक लाइन है वो सेप्टम है, ठीक है। क्या है, सेप्टम, ठीक है। हार्ट में लाइन नहीं होती, एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है, उसे हम सेप्टम कहते हैं, जो आपके लेफ्ट चैम्बर को राइट चैम्बर से क्या करता है, सेपरेट। फिर उसके बाद देख रहे हो कि आपके पास 2 लंग्स हैं पिंक पिंक कलर के, ये हेल्दी लंग्स हैं। ये उन लोगों के पिंक पिंक कलर के लंग्स हैं जिनके भैया जो स्मोकिंग नहीं करते हैं। अब जिसने स्मोकिंग कर रखी होगी तो भैया उनके लंग्स जो है कुछ ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे, या बहुत थोड़े डार्क कलर के कुछ ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे काले भी हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको कभी, ठीक है, दिखाता तो आप देखते कि एक स्मोकिंग करने वाले बंदे के लंग्स कितने घिनौने दिखते हैं, ठीक है। तो अब हमारे 2 लंग्स हैं, एक लेफ्ट लंग है और एक राइट लंग है, ठीक है। अब देखेंगे हम कि ना लेफ्ट और राइट लंग के नीचे से एक रेड कलर की ट्यूब आ रही है, दोनों से कनेक्ट है, ठीक है। उस रेड कलर की ट्यूब जो कि क्या बोलते हैं, दोनों लंग्स के नीचे प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं पल्मनरी वेन। क्या बोलते हैं, पल्मनरी वेन। दिख रही होगी आप सभी को ये पल्मनरी वेन, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अब क्या हुआ है, इसी लेफ्ट चैम्बर से एक आपको ये देखो ट्यूब सी निकलती हुई दिख रही है, ठीक है। इस ट्यूब को अपन बोलते हैं आर्टरी। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं बेटा, आर्टरी। ये आर्टरी जो है कहाँ कनेक्ट होगी, जाके बॉडी में। कहाँ जाएगी, बॉडी में। ये आर्टरी कहाँ कनेक्ट होगी, बॉडी में। फिर यही बॉडी से हम देख रहे हैं नीले कलर की ट्यूब जा रही है, नीले कलर की ट्यूब कहाँ जा रही है, आपके राइट एट्रियम में। कहाँ जा रही है बेटा, राइट एट्रियम में। तो इस नीली ट्यूब को मैंने नाम दिया है वेन्स। क्या नाम दिया हमने, वेन्स। एक्चुअल में वेन ही होती है, ठीक है। फिर आप देख रहे होंगे राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से क्या हो रहा है, तो राइट वेंट्रिकल से आप देखोगे कि ना एक ग्रीन कलर की ट्यूब जा रही है। तो मैंने कलर इसलिए बनाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो एक ग्रीन कलर की ट्यूब दोनों लंग्स में जा रही है ऊपर की तरफ, और उस ग्रीन ट्यूब को क्या नाम दिया गया है, पल्मनरी आर्टरी, ठीक है। समझ में आ गई होगी चीज अब। तो ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन थी। अब मैं आपके हार्ट की फंक्शनिंग की बात करता हूँ। ब्लड एक जगह से दूसरी जगह O2 और CO2 को कैसे सर्कुलेट करता है, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मैंने ना कुछ पार्ट अभी स्किप कर रखे हैं, जैसे एओर्टा और वेना कावा जो है ना, मैंने स्किप कर रखा है। तो ना अभी मैंने ना कुछ दिन पहले जो है किसी का पेपर देख रहा था मैं, या पता नहीं कोई रेफरेंस बुक देख रहा था बेटा। तो उस रेफरेंस बुक में कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि ना हमारे ये जो दोनों
वो क्वेश्चन बेटा कुछ ये था कि विच टू चैम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट हैव आर्टरीज कनेक्टेड टू देम। ऐसे कौन से दो चैम्बर हैं जिनका कनेक्शन आर्टरी से है। ठीक है, टू चैम्बर्स कनेक्टेड टू आर्टरी। वैसे मैं जब ये देखो, ये जो मैं तुम्हें हार्ट पढ़ा रहा हूँ ना, ये ह्यूमन हार्ट है, इसके 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, दो तो मेन है, लेफ्ट और राइट चैम्बर, और उनमें भी फिर देख रहे होंगे आप, ये देखो ऊपर का माला, नीचे का माला, ऊपर का माला, नीचे का माला, तो टोटल 4 चैम्बर है। तो ह्यूमन हार्ट या फिर जो मैमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, उनका जो हार्ट होता है बेटा 4 चैम्बर होता है। कितना? 4 चैम्बर। तो अब आपसे पूछ रहा है 2 चैम्बर्स कनेक्टेड टू आर्टरीज। आर्टरीज से कौन कौन से दो चैम्बर्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो भैया, एक आर्टरी तो आपकी ये है जिससे कनेक्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल। आर्टरी, सिर्फ आर्टरी से क्या कनेक्ट है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और फिर अगेन अब देखो, ये भी तो एक आर्टरी है जिसका नाम क्या है? पल्मनरी आर्टरी। तो इस पल्मनरी आर्टरी से देखो, पल्मनरी भी आर्टरी किससे कनेक्ट है? राइट वेंट्रिकल से। तो पल्मनरी आर्टरी भी कनेक्ट है बेटा राइट वेंट्रिकल से। मतलब मेरी दोनों ही आर्टरीज किससे कनेक्ट है? वेंट्रिकल से। ठीक है, अब क्वेश्चन घुमा दे। टू चैम्बर्स कनेक्टेड टू वेन। वेन से कनेक्टेड दो चैम्बर, तो वेन से एक बार कनेक्ट कौन है? राइट एट्रियम। जो सिर्फ वेन से कनेक्ट है, वेन से कौन कनेक्ट है बेटा? राइट एट्रियम। और दूसरी पल्मनरी वेन दिख रही है आपको? पल्मनरी वेन, इससे कौन कौन कनेक्ट है? लेफ्ट एट्रियम। तो पल्मनरी वेन से कनेक्ट है हमारा लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो तुम्हारी इस क्वेश्चन को ना और इजी बनाने के लिए मैं तुम्हें एक ट्रिक दे देता हूँ। ठीक है, पेपर में जाके यूज कर लेना, इन केस कभी फंसा ले और पूछ ले तो। ठीक है, देखो क्या, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो देखो ट्रिक कुछ ऐसी थी कि ना, आपको याद रखना है ये ए वी वी ए आर्टरीज जो हैं वो कनेक्ट होंगी वेंट्रिकल से, और वेन्स जो कनेक्ट होंगी वो किससे होंगी? एट्रियम से। ये है ट्रिक। तो जो तुम्हारी आर्टरीज हैं वो वेंट्रिकल से कनेक्ट हो रही है। देखो ये आर्टरी है और ये भी हमारी एक आर्टरी है, दोनों कहाँ कनेक्ट है? वेंट्रिकल से कनेक्ट है। और जो तुम्हारी वेन्स हैं, ठीक है, तुम्हारी दोनों वेन्स, तो एक ये वेन है और एक ये वेन है, दोनों कहाँ कनेक्ट है? एट्रियम से। ठीक है, ए बी वी ए ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आप लिख लेना ए बी वी ए। ठीक है, आई होप कि मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की होगी, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, तो समझ गए होगे कि जो वेन्स हैं वो एट्रियम से कनेक्ट होती हैं, और जो आर्टरीज हैं वो वेंट्रिकल से कनेक्ट होती हैं। अच्छा, एट्रियम को ना ऑरिकल भी कह देते हैं कभी कभी अपन। ठीक है, तो चलो अब देखो, ब्लड एक्चुअल में करता है, ये हार्ट एक्चुअल में कैसे पंपिंग करता है। ठीक है, वो समझ लो आप। ये चीज ना अपनी कॉपी में एक बार स्क्रीन रोक कर लिख लेना बेटा, क्योंकि ना ये तुम्हें नोट्स में मिलेगी नहीं। ठीक है, तो अब देखो भाई, तो हार्ट आपका काम कैसे करता है। तो सबसे पहले जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है, रिलैक्स मतलब खुद को ओपन करता है। जैसे तुम देखो, तुम्हारा हार्ट ओपन होगा तो क्या होगा? जैसे तुम दरवाजा खोलते हो तो लोग तुम्हारे घर में अंदर घुसने लगते हैं, वैसे ही हार्ट जब खुद को रिलैक्स करता है, यानी ओपन करता है, तो क्या होता है? सबसे पहले दोनों लंग से, ठीक है, सबसे पहले बेटा दोनों ही लंग से इस पल्मनरी वेन के रास्ते, ऑक्सीजन रिच ब्लड, दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है पल्मनरी वेन के रास्ते, कहां से? लंग से। पल्मनरी वेन के रास्ते कहां पहुंचता है? लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, कब? जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होगा। इसी टाइम पे क्या होता है कि ना, आपकी बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है, आपकी बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस वेन के रास्ते कहाँ पहुंचता है? राइट एट्रियम में। ठीक है, कब? जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है। तो जब भी आपका हार्ट रिलैक्स करता है, दो काम होते हैं। पहला काम क्या है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है
वो दोनों ही लंग्स से कहाँ पहुंचेगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। और उसी टाइम पे जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता तो जो तुम्हारा CO2 रिच ब्लड है, ठीक है, ये जो CO2 रिच ब्लड है वो आपका बॉडी से कहाँ पहुंच जाएगा, सीधे देखो कहाँ जा रहा है बेटा, ये राइट एट्रियम में, ठीक है। किसके रास्ते, पल्मनरी वेन के रास्ते। तो हमने एक चीज तो देखी, जब भी हार्ट रिलैक्स करता है, हार्ट रिलैक्स करता है तो एट्रियम में चीजें जाती है, दोनों बार चीजें एट्रियम में गई, और ले जाने का काम एट्रियम तक कौन कर रहा है, दोनों वेन्स, ठीक है। यहाँ भी तो देखो, यहाँ ऑक्सीजन रिच ब्लड को कौन ला रही थी इस टाइम पे, पल्मनरी वेन, और CO2 रिच ब्लड को कौन ला रही है, वेन। तो जब भी हार्ट रिलैक्स पोजीशन में काम करता है तो एट्रियम में सप्लाई जाती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और करता कौन है, वेन्स। कौन इन्वॉल्व होता है, वेन्स। अब जब हार्ट खुद को करने लगता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है बेटा, जब आपका हार्ट खुद को करने लगता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब तुमने दरवाजा बंद कर दिया, या तुम ऐसे देख लो, बलून में पहले पानी भरा था, तुम बलून को पिचकाने लग जाओगे, ठीक है, बलून को क्या करोगे, पिचकाने लग जाओगे, तो उसमें से पानी निकलता है। तो सेम जैसे ही हार्ट खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो तुम्हारा ऑक्सीजन रिच ब्लड बेटा लेफ्ट एट्रियम में था ना, वो धीरे धीरे कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो निकलता है कहाँ, एओर्टा के रास्ते भाग जाता है आर्टरी के जरिए कहाँ, बॉडी में। तो इस तरीके से आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, कहाँ पहुंचता है, बॉडी में। अब इसी टाइम पे आपने एक चीज तो और देखी ना, कि आपका इसी टाइम पे जब हार्ट अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो जो राइट एट्रियम में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था, ठीक है, राइट एट्रियम में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था वो कहाँ पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल में। और वो राइट वेंट्रिकल से पंप होगा, और पंप होके सीधे देखो कहाँ चला जाएगा, दोनों ही लंग्स में। CO2 रिच ब्लड है ये, इस ब्लड में क्या है, CO2, लंग्स में जाएगा, लंग्स क्या करेगा, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देगा, ठीक है। वो मैंने आपको पीछे लंग्स के फंक्शन में पढ़ा रखा था, ठीक है। डिफ्यूजन के जरिए जो है CO2 रिच ब्लड बाहर चला जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो है हार्ट काम करता है, ठीक है। ना समझ में आया हो तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी ना समझ में आया हो तो देखो, डायग्राम को बहुत अच्छे से देखोगे, बहुत अच्छा लेबलिंग किया है, ठीक है। सब दिख रहा है, कौन सी चीज़ किधर से किधर को जा रही है, कौन लेके जा रहा है, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो सेप्टम क्या है, सेप्टम जो है ना, आपके हार्ट के लेफ्ट और राइट चैम्बर्स के बीच की सेपरेशन को कहते हैं, ठीक है। इट इज द सेपरेशन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। पेरिकार्डियम, जो आपका हार्ट है ना बेटा, दिल, हृदय, उसके ऊपर एक ना एक और मसल होती है, ठीक है, एक मस्कुलर कवरिंग होती है। उस आपका जो हार्ट है एक कवरिंग में बंद है, उस कवरिंग को बोलते हैं पेरिकार्डियम। फिर ना मैंने पीछे वेना कावा छोड़ा था आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेना कावा और एओर्टा कभी कभी आपसे पूछ लेता है, कई बार पूछा गया है। तो वेना कावा क्या करता है कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी में, उसको राइट एट्रियम में लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है, राइट एट्रियम में, ठीक है। ऐसे ही एओर्टा, एओर्टा जो है वो आपकी सबसे मेन आर्टरी है, ठीक है। ये क्या है, मेन आर्टरी है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, हार्ट से दूर बॉडी तक लेके जाती है। होता क्या ना, बेसिकली देखो बेटा, सुनो, यहाँ डायग्राम में लेवल भी किया हुआ, अगर आप डायग्राम की थोड़ी लेवलिंग को ढंग से देखोगे ना, तो आप यहाँ देख रहे हो, ये इस पोर्शन पे मैंने एओर्टा को मार्क कर रखा है, और तुम आर्टरी का अगर डायग्राम ढंग से देखोगे, यहाँ पे तो मोटी हो, धीरे धीरे ये बॉडी में पहुंचती पहुंचती कैसी होगी, पतली हो गई ना। तो एओर्टा एक मेन आर्टरी होती है, जो हार्ट से जो ब्लड हाई प्रेशर से निकल रहा है, पहले वो खुद के अंदर लेती है एओर्टा, उसके बाद उसको फिर छोटी छोटी आर्टरीज में भेज देती है। अदरवाइज हार्ट से निकलने वाला ब्लड डायरेक्ट आर्टरी में घुसेगा तो मे बी आर्टरी रप्चर कर सकती है, उतने प्रेशर को झेल नहीं सकती है। तो इसीलिए पहले मोटा वाला आर्टरी, जिसे एओर्टा कहते हैं, फिर वो एओर्टा जो है पतली पतली आर्टरीज में कन्वर्ट होके बॉडी तक जाता है। अब सेम यही हाल होगा किसका, वेना कावा का। तो वेना कावा भी एक मेन वेन है, ठीक है। वेना कावा क्या है, आपकी बॉडी की मेन वेन है। वो क्या करती है, अब देखो, पूरी बॉडी से जितना भी CO2 रिच ब्लड है, पतली 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 वेन्स के जरिए यहाँ पे आके इकट्ठा होगा,
और इन सारी वेन्स को कनेक्ट करने के लिए भी तो पर्टिकुलर जगह चाहिए, तो वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पे सारी वेन्स आके कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, वो हम उसको वेना कावा नाम देते हैं। बाकी इसके बारे में और डिटेल जो है ना, मैंने जितना सिंपली बताया, देखो ठीक है, एक सिंपल सा तरीका बताया है। बाकी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोग 12th क्लास में या फिर अपनी हायर ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ोगे, ठीक है, तो अपना डिटेल्ड और डेप्थ में मत जाना, ठीक है। जो उसका एक्चुअल फंक्शन है मैंने बेटा वो यहाँ लिख दिया है, ठीक है, और उनके फंक्शंस भी लिख दिए हैं। जो मैंने अभी ऊपर आपको समझाया है वो एक आम भाषा में समझाया जिससे तुम्हारे दिमाग में छप जाए, ठीक है ना, एक ऐसी भाषा में समझाया जो तुम्हारे दिमाग में इजीली बैठ जाए। तो वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी वेन वेना कावा है, ठीक है। अब वही वर्किंग ऑफ द हार्ट जो मैंने अभी समझाया, जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से, ठीक है, लंग से कहाँ पहुंचा था, लेफ्ट एट्रियम में, किसके जरिए, पल्मोनरी वेन के जरिए, और उसी टाइम पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्ट ऑफ द बॉडी से कहाँ पहुंचा था, आपके राइट एट्रियम में थ्रू वेन्स, ठीक है। तो रिलैक्स पोजीशन में दोनों चीजें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में पहुंचता है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम तक लेके आती है पल्मोनरी वेन और राइट एट्रियम तक लेके जाती है वेन। फिर जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है, जो कि अभी ऊपर था, वो नीचे की तरफ पुश डाउन हो जाता है और पुश डाउन होकर लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसके बाद ये बॉडी में चला जाता है आर्टरी के थ्रू। और एट द सेम टाइम जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसी टाइम पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अभी कहाँ था, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से बेटा धक्का खा के पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर वो पहुंच जाता है आपके लंग्स में, कहाँ जाता है, लंग्स में, ताकि उसका CO2 बाहर निकल जाए, और लेके कौन जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी, कौन ले जाता है, कहाँ से ले जाता है, ठीक है। तो सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड into various organs, they have thicker muscular walls than atria do। अब देखो, क्योंकि वेंट्रिकल का काम क्या है, वेंट्रिकल को ब्लड जो है अलग अलग ऑर्गन्स तक लेके जाना है, इसीलिए वेंट्रिकल्स जो है ना तुम्हारे, ठीक है, थोड़े मोटे होते हैं एट्रियम के कंपैरिजन में, वेंट्रिकल्स मोटे होते हैं एट्रियम के कंपैरिजन में। तो एक शानदार क्वेश्चन बन के आ सकता है 2 नंबर का, ध्यान दीजिएगा यहाँ, या 2 नंबर में दो क्वेश्चन, एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो आप इसको जरा ध्यान देके करके जाना भाई, ठीक है। अब the separation of the right and left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing and is achieved by septum। कह रहा है आपके राइट और लेफ्ट साइड हार्ट के दोनों को सेपरेट करना जरूरी है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए, और इनको सेपरेट करने का काम जो भाई साहब करते हैं उनका नाम है सेप्टम, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा मिल जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, मिल जाने दो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो भैया फर्क पड़ता है, ठीक है, ज्यादा देर तक मिलेगा तो आप नहीं मिलोगे फिर। तो द मिक्सिंग ऑफ ब्लड लीड्स टू द लेस एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन खूब सारा चाहिए, क्यों चाहिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, पता है ना, क्योंकि O2 ही जब ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है तब आपको एनर्जी CO2 और H2O देता है। तो अगर भैया ऑक्सीजन ही नहीं मिला बॉडी को, या मिला मिक्स होके मिला, कम ऑक्सीजन मिला, तो कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो वही बोला है कि अगर भैया ब्लड मिक्स हो गया तो लेस एफिशिएंट सप्लाई होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, जिसकी वजह से लेस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, बॉडी में एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस, ये ना, ये सब क्वेश्चंस की फॉर्म में आते हैं, तीनों चीज, इस पे मैंने एरो या स्टार लगा रखे हैं, क्वेश्चंस की फॉर्म में आती है, ठीक है। तो जो मैमल्स और बर्ड्स होते हैं, ठीक है, इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, पूछेगा क्यों, बिकॉज मैमल्स और बर्ड्स को अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इन्हें एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, और मैमल और बर्ड बहुत एक्टिव होते हैं, इधर उधर फुदकते रहते हैं। मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, अपना दूध पिलाते हैं, ठीक है, और बर्ड्स वो होती हैं, आपको पता ही होगी, बर्ड्स के बारे में तो एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, ठीक है,
मैमल्स वो नहीं होते जो बच्चे देते हैं, ठीक है, वो उन्हें विविपेरस कहते हैं। तो अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि मैमल्स वो हैं जो बच्चे देते हैं, तो भैया आप गलत हो। मैमल्स मैमरी ग्लैंड से लिया गया वर्ड है, और मैमरी मतलब मैमरी ग्लैंड का मतलब है वो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, ठीक है। तो चलो, तो भैया क्योंकि बर्ड और मैमल्स की, तो क्योंकि बर्ड और मैमल्स को इधर उधर फुदकना उदकना रहता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, इसीलिए कुदरत ने इन्हें 4 चैम्बर्ड हार्ट दिया है, और इन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट दिया हुआ, ठीक है। फिर वो है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। तो एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पे भी रह लेते हैं, आपका कछुआ, ठीक है, या फिर मेंढक, ठीक है, टर्टल, भाई कछुआ ही हो गया। तो वो एम्फीबियंस होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पे रह लेते हैं। फिर रेप्टाइल्स जो रेंग रेंग के चलते हैं, छिपकली, सांप, तो इनका जो है 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनका हार्ट कितना होता है? 3 चैम्बर्ड। लेकिन जो तुम्हारा वो मगरमच्छ होता है ना, क्रोकोडाइल, उसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल्स फैमिली का मेंबर है, ठीक है, रेप्टाइल। तो अब क्या होता है, लेकिन उसका 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो याद रखना एम्फीबियन रेप्टाइल्स का 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन वो जो क्रोकोडाइल है, पापा का मगरमच्छ, उसका कितना होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और क्योंकि इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, तो ये कुछ हद तक मिक्सिंग ऑफ ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को सह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट उतना हाई नहीं है इनका। लेट्स गो टू द फिश पार्ट। तो फिशेस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान से देखेंगे। फिशेस के पास सिर्फ और सिर्फ बेटा 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। द ब्लड इज पंप टू दी गिल्स, इनका ब्लड जो है वो गिल्स तक जाता है, ठीक है। गिल्स मैंने कल बताया होगा आपको लास्ट क्लास में कि क्या होता है ब्लड जो है फिशेस में, क्या होता है, फिशेस जो है ना अपने मुंह में पानी भरती हैं, उसको पुश बैक करती हैं गिल्स की तरफ, गिल्स में धक्का मारती हैं, फिर वहां वो गिल्स में से क्या करती हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन को खींच लेती हैं, ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या करती हैं, खींच लेती हैं। तो फिर वही ऑक्सीजन ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है गिल के अंदर। उसके बाद वो क्या करती हैं, अपनी बॉडी को ये जो है ब्लड पास कर देती है ऑक्सीजन रिच वाला। तो इसमें कहीं भी मैंने फिशेस के केस में अभी तक कहीं भी हार्ट का नाम नहीं लिया, ठीक है, अभी तक कहीं पे भी हार्ट का नाम नहीं लिया। कब तक? जब तक कि मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा था। तो फिशेस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में बिना हार्ट के इन्वॉल्वमेंट के होता है, ठीक है, बिना हार्ट के इन्वॉल्वमेंट के होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसी वजह से, क्योंकि अब उनके फिशेस के हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा ही नहीं रहा है, तो जा कौन सा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसीलिए सिंगल सर्कुलेशन के अंडर आती है फिशेस। कहाँ आती है? सिंगल सर्कुलेशन के अंडर। तो अब आपसे एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन क्या है? तो ब्लड फ्लोज थ्रू दी हार्ट ओनली वंस टू कंप्लीट द पाथवे। सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड जो है सिर्फ एक बार जाता है, दैट टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट में कौन सा ब्लड पास होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। लेकिन डबल सर्कुलेशन में, जैसा कि हमारे अंदर है, हम लोगों में डबल सर्कुलेशन है, एक तरफ लेफ्ट वाले में ऑक्सीजन रिच जा रहा है और राइट वाले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, मतलब हमारे हार्ट में दोनों तरीके का ब्लड जा रहा है ना, ठीक है। इसीलिए हमारा जो सर्कुलेशन होता है उसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार जाता है पाथवे कंप्लीट करने के लिए। तो सिंगल सर्कुलेशन वालों का, जो भी सिंगल सर्कुलेशन परफॉर्म करते हैं, उनका हार्ट बेटा 2 चैम्बर्ड होता है, जिसमें एक एट्रियम होता है और दूसरा वेंट्रिकल होता है। ओनली एक सिंगल एट्रियम, सिंगल वेंट्रिकल। लेकिन भैया जो डबल सर्कुलेशन करते हैं उनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग, ठीक है। अब सिंगल सर्कुलेशन वाले ओनली ट्रांसपोर्ट वेनस ब्लड, इनका दिल जो है, हृदय, हार्ट, वो सिर्फ और सिर्फ वेनस ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। पीछे पढ़ा दिया था ना, ऑक्सीजन का तो नाम ही नहीं आया था हार्ट के अंदर, ठीक है। अब लेकिन जब बात आती है डबल सर्कुलेशन की, तो डबल सर्कुलेशन, ठीक है,
में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही हार्ट के अंदर से गुजरते हैं। अब जो सिंगल सर्कुलेशन है लेस सफिशिएंट है, क्योंकि ठीक है सिंगल सर्कुलेशन बेटा लेस एफिशिएंट है और इनके अंदर ब्लड जो है सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड बहुत लो प्रेशर से सर्कुलेट होता है। डबल सर्कुलेशन मोर एफिशिएंट है और ब्लड हाई प्रेशर से ट्रेवल करता है, जैसे हमारी बॉडी में फिशेस में धीरे धीरे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है सिंगल सर्कुलेशन वाले। लेस एनर्जी प्रोडक्शन, सिंगल सर्कुलेशन में एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होगी क्योंकि ब्लड तो मिक्स हो रहा है, लेकिन डबल सर्कुलेशन में भैया ऑक्सीजन रिच और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों अलग अलग जा रहे हैं, तो एनर्जी एफिशिएंसी या एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। सिंगल सर्कुलेशन आपको फिशेस में देखने को मिलता है, जबकि डबल सर्कुलेशन बर्ड एंड मैमल्स में, ठीक है मैमल्स वगैरह में देखने को मिलता है। अब बात आती है बच्चों लिम्फ की। तो लिम्फ क्या है? तो लिम्फ ना एक तरीके का हमारा ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, और ये हमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। तो लिम्फ बनता कैसे है? देखो मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है, डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, ठीक है, समझाने की कोशिश की है। अब एग्जैक्ट ऐसा समझ लेना कि ऐसा ही दिखता है लिम्फ। होता क्या, जो आपकी कैपिलरीज होती है ना, मैंने भी बताई थी ना आपको पीछे कैपिलरीज, उन कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब गड्ढे, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे, जैसे मटके में होते हैं ना, दिखाई भी नहीं देते हैं, ठीक है। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा मटके में भी बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं। जैसे ही तुम उसमें गर्म पानी डालते हो तो वो क्या करता है, मटका जो है, मटके की सरफेस वो गर्म पानी की हीट ले लेती है, ठीक है, गर्म पानी से हीट ले लेती है और कुछ पानी को भाप बना के उड़ा देती है उस छेद के अंदर से, उन पोर्स के अंदर से। वो बचा हुआ पानी अपने आप, क्योंकि जब हीट तो गायब ही हो गई, छेद से निकल गई हीट, थोड़ा पानी लेकर, तो बचा हुआ पानी ठंडा रह जाता है। तो सेम यही केस हमारा कैपिलरीज, ठीक है, मतलब सेम केस नहीं, तो कैपिलरीज में भी ना ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब जो आपको दिखाई भी नहीं देंगे, ठीक है। उन कैपिलरीज के पोर्स से कुछ मात्रा में प्रोटीन, उन छोटे छोटे छेदों से कुछ मात्रा में प्रोटीन, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स जो है वो एस्केप हो जाते हैं, निकल के दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है, जिसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, वहां पे इकट्ठा होकर एक फ्लूइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्लूइड। उसी फ्लूइड को अपन लिम्फ कहते हैं, उसी फ्लूइड को क्या कहते हैं? लिम्फ। और लिम्फ का दूसरा नाम टिश्यू फ्लूइड भी है, कभी कभी आपको डिफाइंड टिश्यू फ्लूइड भी कह देगा। तो लिम्फ कहे चाहे टिश्यू फ्लूइड कहे, दिस इज द सेम थिंग, ठीक है। फिर क्या होता है, अब यहाँ पे जो लिम्फ बना है ना बेटा, यहाँ पे जो लिम्फ तैयार हुआ है आपका, तो लिम्फ तो आई होप समझ गए होगी आप लोग, ठीक है, कि कैपिलरीज में जो छोटे छोटे होल्स थे, उन होल से प्रोटीन, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, दो सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस में आके ट्रैप हुआ, तो एक तरीके का फ्लूइड बना जिसको हम लिम्फ कहते हैं। अब वो लिम्फ क्या होता है, पहले तो छोटी छोटी पतली पतली नलियों को, जिसे हम लिम्फेटिक कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है, उनमें जाता है, उनसे फिर थोड़ी ये नलियां मोटी हो जाती है, लिम्फेटिक वेन्स बोलते हैं, और फिर फाइनली ये जो चीज है लिम्फेटिक वेन, ये और मोटी हो जाती है, जिसे हम वेन्स कहते हैं। ये वेन्स में फिर आगे ट्रांसपोर्ट होने लगता है, ठीक है। तो अब लिम्फ जो है ये ना दिखने में प्लाज्मा के जैसा ही होता है, ठीक है, पर फर्क क्या है, ये कलरलेस है। प्लाज्मा फिर भी येलो कलर का होता है, ये कैसा है? कलरलेस। और इसके अंदर, लिम्फ के अंदर प्लाज्मा के कंपैरिजन लेस प्रोटीन होता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपसे एमसीक्यू, अजर्शन, रीजनिंग वगैरह में कहीं पे भी फंसा के पूछ सकता है। और ये जो लाइन थी वो मैंने तुम्हें बता दी कि लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, मतलब लिम्फ जो है पहले तो लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाता है, उसके बाद फिर लिम्फेटिक वेन में, फाइनली वेन में चला जाता है। ये लाइन तो मैंने तुम्हें नीचे वाली लाइन वैसे ही एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये लिम्फ का काम क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिम्फ बेसिकली हमारी बॉडी में दो काम करता है, इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन। तुम्हारी इंटेस्टाइन में जो फैट डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हुए हैं, ठीक है, तुम्हारी इंटेस्टाइन में जो फैट्स डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हुए हैं उनको क्या करता है? कैरी करता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। आपकी इंटेस्टाइन में जो फैट डाइजेस्ट हुआ था और उसके बाद जो एब्जॉर्ब हुआ है उनको कैरी करता है, लेके जाता है। फिर इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। आपके शरीर में जहां पे भी एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो जाता है, ठीक है, आपके शरीर में
जहाँ पे भी एक्सेस फ्लूइड इकट्ठा होता है उसको उसको ये लिम्फ उठा के ब्लड में डाल देता है। फिर ब्लड क्या करता है, ब्लड उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को लेके जाता है लीवर, किडनी या जहाँ भी उसे जाना है ताकि वो फ्लूइड कम हो जाए। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे ना कभी कभी ना आपको अगर एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग वगैरह में एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर में फंसा देगा। ठीक है, तो ये याद रखना, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ना कि इंट्रा सेलुलर स्पेस। इस लाइन को जरा ध्यान दे लेना। ठीक है, वो तो जब आपका क्वेश्चन बनेगा तब आप क्वेश्चन के ऊपर देख लेना। अभी ना आपको समझा रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस वगैरह इसके डिस्कस करवाऊंगा एमसीक्यू वगैरह, तब देखेंगे हम उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने जो ट्रांसपोर्टेशन देखा था बेटा वो एनिमल्स में था, स्पेशली ह्यूमंस में था। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांट्स में। तो क्या प्लांट भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह? ऑब्वियसली, क्योंकि भैया प्लांट्स को भी खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, पानी चाहिए, मिनरल्स चाहिए। ठीक है, CO2 भी चाहिए। तो प्लांट की जो वाटर और मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है वो उनकी रूट्स यानी जड़ों के द्वारा पूरी होती है। ठीक है, जड़ें उनकी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। ठीक है, तो प्लांट के केस में क्या होता है कि मान लो अगर आपका प्लांट छोटा है, ठीक है, मतलब कि अगर रूट और लीव्स के बीच का स्पेस, डिस्टेंस, ठीक है, अगर रूट और लीव्स के बीच का डिस्टेंस छोटा है तो प्लांट के अंदर जो भी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होगा ना वो डिफ्यूजन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? डिफ्यूजन से। लेकिन अगर रूट और लीव्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जैसे कि हायर प्लांट्स में आम का पेड़ हो गया, यूकेलिप्टस का पेड़ हो गया, मतलब बड़े 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 पेड़ हो गए, तो वहां पे डिफ्यूजन काम नहीं आएगा। ठीक है, क्यों काम नहीं आएगा? डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है और सारे के सारे सेल्स जो हैं, प्लांट के सारे सेल्स जो हैं एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं है। तो हायर प्लांट्स में डिफ्यूजन इनसफिशिएंट होता है। हायर प्लांट्स में डिफ्यूजन जो है उनकी वाटर और मिनरल की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता, उनमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता। ठीक है, या उनको एनर्जी नहीं दे सकता है। फिर देखो, आपको पता है कि प्लांट्स जो है ना मूव नहीं कर सकते। क्यों मूव नहीं कर सकते? तो भैया क्योंकि उनमें ज्यादातर सेल्स जो है वो डेड सेल्स हैं। ठीक है, ज्यादातर डेड सेल्स हैं, तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम है। डेड सेल्स को अपना मेंटेनेंस करना नहीं उतना। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, और एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है तो उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्लो होगा। ठीक है, जैसे दुनिया के छोटे छोटे देश होते हैं जिनकी जरूरतें पूरी हो, मतलब जिनकी जरूरतें कम होती हैं, वो भैया उधर इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होती ना। तो ऐसे ही भैया प्लांट के केस में है, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि ज़्यादातर उनके सेल्स कैसे हैं? डेड सेल्स हैं। तो इसीलिए उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बड़ा वीक है। धीरे धीरे चलने दो, क्या दिक्कत है ना। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। तो जो प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या करता है? ठीक है, ठीक है, प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो आप वो करता क्या कि जो लीव्स में एनर्जी स्टोर है, लीव्स में जो एनर्जी स्टोर है उसको मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, या फिर रूट से जड़ों में, जड़ों के आसपास जो रॉ मटेरियल है उसको लीव्स तक लेके आता है। ठीक है, उसको कहाँ तक लेके आता है बेटा? लीव्स तक। ठीक है, ये काम है प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। ध्यान देना जरा इस लाइन पे भी। ठीक है, तो अब क्योंकि प्लांट के पास दो तरीके की ट्रांसपोर्टेशन होनी है, एक तो जो उसने खाना बनाया है, जो एनर्जी है उसके पास, उसको ट्रांसपोर्ट करना, और एक उसे रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, एक उसे रॉ मटेरियल चाहिए अपना खाना बनाने के लिए। तो इसीलिए प्लांट के पास दो तरीके के पाथवे। ठीक है, दो तरीके के पाथवे है जिसे हम कंडक्टिंग ट्यूब्स कहते हैं। वो तो दो तरीके के हैं, एक का नाम बेटा जाइलम है और दूसरे का नाम फ्लोएम है। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम जो है वाटर और दूसरे रॉ मटेरियल्स को, ठीक है, जाइलम जो है आपके वाटर और रॉ मटेरियल जैसे कि मिनरल्स को सॉइल से लीव्स तक लेके जाता है। कौन? जाइलम। जाइलम क्या करता है भैया? समझ आ रही है आपको? कि पानी और रॉ मटेरियल्स यानी मिनरल्स को जड़ों, मतलब सॉइल यानी मिट्टी से कहाँ तक लेके जाता है? लीव्स तक लेके जाता है प्लांट की। जबकि जो फ्लोएम है, फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फ्लोएम जो है
फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स यानी फोटोसिंथेसिस से जो भी खाना बना है उनको लीव्स, खाना कहाँ बनता है? लीव्स में। किचन ऑफ द प्लांट इज लीव्स। लीव्स से प्लांट के दूसरे दूसरे पार्ट्स तक लेके जाता है, ठीक है। तो अब पहले जाइलम के बारे में जान लेते हैं। तो जाइलम कुछ आपका ये है, जाइलम का सीन। तो जाइलम बेसिकली आपका एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो कि 4 तरीके के सेल से बना होता है। एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा, इसमें ये 2 मेन है, ट्रैकिएट्स और वेसल्स। और ठीक है, 3 हो गए। अब जाइलम फाइबर हमारा चौथा। तो जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो खाना स्टोर करने का काम करता है, जबकि जाइलम फाइबर जो है वो सपोर्ट देने का काम करता है, ठीक है। लेकिन इनमें ये 2 टिश्यू जो कुछ जाइलम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये इनकी बदौलत हो रहा है, ये मेन टिश्यू। तो in xylem tissue, tracheids and vessel of root stem and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant। मतलब क्या कह रहा है कि ना, जाइलम टिश्यूज में जो ट्रैकिएट हैं और वेसल्स हैं रूट के, जैसे ना जड़ है, ये पेड़ की जड़ है ना, ये पेड़ की जड़ है, से लेकर पेड़ की पत्तियों तक, ये मान लो पत्तियां हैं पेड़ की, यहाँ पे ये पत्तियां हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये ट्रैकिएट्स वेसल आपस में कनेक्ट है। एक नहीं है, ये अनेकों हैं, लेकिन ये आपस में क्या है, सब इंटरकनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, सारे के सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि इनका जो वाटर कंडक्टिंग चैनल है, वो चैनल जिससे ये पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो पूरा एक यूनिफॉर्म है और एकदम स्ट्रेट है, कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी बीच में इसमें जगह खाली नहीं है, ठीक है। अब तो ये पानी को कंडक्ट कैसे करते हैं उस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां से हमारा अब मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, देखो प्लांट कैसे करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो एट द रूट्स, जड़ों में, सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल, जड़ों के जो सेल्स मिट्टी के कांटेक्ट में, ध्यान से सुनो, पेड़ की जड़ों के जो सेल्स मिट्टी के कांटेक्ट में है, दे एक्टिवली टेक अप आयंस, वो क्या करते हैं, आयंस खींचना शुरू कर देते हैं, मिट्टी से आयंस, मिनरल आयंस खींचना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ दीस आयंस बिटवीन रूट एंड द सॉइल। तो जैसे ही जड़ों ने आयंस को खींचना शुरू किया अपने अंदर, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये मिट्टी है, ठीक है, और ये जड़ें हैं, तो मिट्टी और जड़ों के बीच में ना आयन का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, आयन के कंसंट्रेशन का क्या होता है, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इस डिफरेंस को पूरा करने के चक्कर में, ठीक है, ठीक है, इस डिफरेंस को पूरा करने के चक्कर में वाटर मूव्स इनटू रूट्स। तो पानी जो है ना, आसपास का जितना भी पानी है मिट्टी में, वो भी जड़ों में भागने लगता है, वो भी क्या करता है, जड़ों में भागने लगता है, ठीक है, ताकि ये डिफरेंस पूरा हो सके। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। क्योंकि पानी मूव हो रहा है ना, कहाँ, हाई कंसंट्रेशन, कहाँ था पानी का हाई कंसंट्रेशन, सॉइल में, से लो कंसंट्रेशन रूट में। तो पानी के मूवमेंट को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस होने लगती है पानी में, पेड़ों के अंदर, ठीक है। रूट्स में क्या हो जाता है शुरू, ऑस्मोसिस, ठीक है। इसलिए होता है आयंस के कंसंट्रेशन को एलिमिनेट कर, आयंस के कंसंट्रेशन के डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए, जो आयन का डिफरेंस था ना रूट्स और सॉइल के बीच में, उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो अब दिस क्रिएट्स अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम। इससे क्या होता है कि ना एक स्टेडी मूवमेंट शुरू हो जाता है पानी का जाइलम में, ठीक है, जाइलम में, रूट, जो रूट्स के जाइलम है ना वहां पे, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर, ठीक है, दैट इज स्टीटली पुश्ड अपवर्ड्स, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुश होता है। जस्ट लाइक मैं तुम्हें ऐसे समझा, ये तुम्हारी बाल्टी होती है ना, बाल्टी, ऊपर से जब तुम नलका खोल देते हो तो क्या होता है, पानी नीचे गिरता है ना, पहले पहले धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे बढ़ता है ना, धीरे धीरे बढ़ता है ना, धीरे धीरे तो बढ़ता है ऐसे ऐसे करके, है ना, कि अचानक बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो ऐसे ही क्या हो रहा है ना, नीचे नीचे से जैसे ये जड़ें हैं, ये जड़ें प्लांट की जड़ें हैं, तो नीचे से जो पानी खींच रही है ना, धीरे धीरे पानी का लेवल क्या होता है, बढ़ता जाता है, नीचे से खींचती जाती है, पानी का लेवल धीरे 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 ऊपर जाता जाता है, धीरे 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 धीरे, ठीक है, धीरे धीरे जा रहा था ऐसे ऊपर। किस प्रोसेस के जरिए जा रहा है बेटा, ऑस्मोसिस के जरिए। किसके जरिए जा रहा है,
ऑस्मोसिस के जरिए। और ये ऑस्मोसिस के जरिए जो ऊपर पानी जा रहा है, इससे एक पानी का प्रेशर तैयार हो रहा है। क्या हो रहा है? एक पानी का प्रेशर तैयार हो रहा है। तो इस प्रेशर को, पानी के इस प्रेशर को अपन बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। छोटे पौधों में तो काम चल जाएगा, क्योंकि देखो ना धीरे धीरे पानी जा रहा है ना, तो छोटे पौधों में धनिया पुदीना इनमें तो काम चल जाएगा। लेकिन जब बात आएगी बड़े बड़े पौधों की, पेड़ की, यूकेलिप्टस, मैंगो वैंगो, तो ये धीरे धीरे रेंगने वाला प्रोसेस काम नहीं आएगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर काम नहीं आएगा। क्योंकि भैया एक तो ऑस्मोसिस स्लो प्रोसेस है, और दूसरी पहले जान लो कि भैया ये जो है ना स्लो प्रोसेस है, दूसरी तो सारे सेल्स भी कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, इसीलिए बड़े प्लांट्स में ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट सफिशिएंट टू सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। तो बड़े प्लांट में इसीलिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो वाटर और मिनरल को रूट से लीव्स तक ले जाने के लायक नहीं है। ठीक है, उसके बस की बात नहीं है। तो अब इस हिसाब से तो प्लांट में पानी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अगर ऑस्मोसिस से पानी जा नहीं रहा है, जाइलम सफिशिएंट नहीं है पानी को खींचने में, तो फिर पानी पहुंच कैसे रहा प्लांट की लीव्स तक? तो उसके लिए आता है ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, उसके लिए आता है ट्रांसपीरेशन पुल। तो जितने भी लार्जर प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उनमें पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है ट्रांसपीरेशन पुल। तो ना तुमने कभी एक एड देखा होगा, कंपनी का नाम यार लेने से मैं बड़ा डरता हूँ, पता नहीं कब क्या हो जाए। वैसे तो मैं इतना पॉपुलर हो रही हूँ, 100-150 सब्सक्राइबर वाला आदमी हूँ, आज की डेट में 300 है, बट स्टिल डर तो होना चाहिए। तो एक कंपनी का ऐड आता था, आपने देखा होगा कि बच्चे प्लेग्राउंड में गर्मी में खेल रहे होते थे ना, और ऐसे करके जो है एक ना सूरज जो है एक ऐसा पाइप सा निकाल के उसके अंदर से पानी खींच रहा होता है। ठीक है, ये आपके किसी ग्लूकोज की कंपनी का ऐड है। ठीक है ना? आपने देखा है ना, ये ऐड देखा है? तो ऐसा ही कुछ हमारे प्लांट में भी सिस्टम होता है। क्या होता है? देखो आपका ये रहा पेड़ बेटा, ये आपका ऐसा रहा पेड़। ठीक है, अब पेड़ क्या करता है? ठीक है, पेड़ दोपहर के टाइम पे फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो CO2 चाहिए उसे। CO2 चाहिए तो स्टोमेटा खोलना पड़ेगा। CO2 के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अपना स्टोमेटा खोलना पड़ेगा। तो दोपहर के टाइम बेचारा पेड़ खोलता है अपना स्टोमेटा, ये रहे छोटे छोटे स्टोमेटा। ठीक है, तो जैसे ही वो स्टोमेटा खोलता है तो पेड़ के अंदर जो पानी था ना, वो भाप बन के उड़ने लगता है। वो भाप बन के पानी क्या होता है? उड़ने लगता है। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे, तो प्लांट ने क्या किया? ट्रांसपीरेशन के जरिए प्लांट बेचारा जैसे ही स्टोमेटा खोला था ना CO2 लेने के चक्कर में, तो ट्रांसपीरेशन के जरिए प्लांट का जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में बाहर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक तुम्हें बताया था मैं, डायरेक्ट कंटिन्यूअस इनका सिस्टम है जाइलम्स का। ठीक है, तो जैसे ही इनका पानी ऊपर जाने लगता है भाप बन के, वैसे ही क्या होता है ना, जैसे ही ये देखो स्टोमेटा के जरिए पानी लॉस होता है, ट्रांसपीरेशन जिसे कहते हैं। तो जैसे ही ट्रांसपीरेशन लॉस शुरू होता है प्लांट्स में, वैसे ही प्लांट के अंदर एक सक्शन क्रिएट होता है, खिंचाव पैदा होता है, जड़ों तक जाता है। एक खिंचाव पैदा होता है जो जड़ों तक जाता है और जड़ों से पानी को खींच के ऊपर लेके आता है। इट जस्ट लाइक कि जब आप मोटर चालू करते हो ना, मोटर या समर चलाते हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है समर। तो जैसे ही आप समर चलाते हो बेटा, तो क्या होता है, समर जो है ना नीचे जाके, समर नीचे लगी रहती है, समर क्या करती है, नीचे से एक सक्शन क्रिएट करती है, खिंचाव पैदा करती है, तो जिसकी वजह से पानी जो है नीचे से ऊपर को जाने लगता है। पुल क्या होता है? पुल, पानी खींचने लगता है ऊपर की तरफ। तो अब ये यहाँ पे प्लांट में ये पुल किसने जनरेट किया है? ट्रांसपीरेशन ने। किसने जनरेट किया है? ट्रांसपीरेशन ने। तो इसी ट्रांसपीरेशन के पुल को ट्रांसपीरेशन पुल कहा जाता है। और प्लांट, बड़े प्लांट्स, लार्जर प्लांट अपने पानी की रिक्वायरमेंट को इसी ट्रांसपीरेशन पुल के जरिए के जरिए पूरा करते हैं। और आसान भाषा में समझाएं तो देखो, और आसान भाषा में समझो बेटा आप, कि ना आप जब भी ना स्ट्रॉ वगैरह से जूस वगैरह पीते हो, जैसे ये तुम्हारा ग्लास है उसमें पूरा जूस भरा हुआ है, ये तुमने इसके अंदर ये देखो, ये तुमने स्ट्रॉ डाला इसमें, तो अब देखो क्या जूस अपने आप ऊपर जाने लगता है। तो आपको क्या करना पड़ता है? सक करना पड़ता है। ठीक है, जूस क्या करना पड़ता है? सक करना पड़ता है। तो जैसे ही आप सक कर रहे हो, मतलब आप एक प्रेशर जनरेट कर रहे हो अपने मुंह से, सक्शन क्रिएट कर रहे हो। वो सक्शन क्या करता है? नीचे के जूस को आपके मुंह तक लेके आता है। ठीक है, पुल जनरेट कर रहे हो। तो ऐसा ही पुल प्लांट्स ने जनरेट किया था, उसी पुल को क्या नाम दिया गया था? ट्रांसपीरेशन पुल।
और यही ट्रांसपिरेशन पुल जो है लार्जर प्लांट को उनकी वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ लीफ क्रिएट्स अ सक्शन which pulls the water from the xylem cells of root. This is known as transpiration pull. इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, कि वाटर मॉलिक्यूल जब लीफ से इवेपोरेट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जाइलम रूट्स के जो जाइलम है, रूट्स के जो जाइलम के सेल्स हैं उनमें एक सक्शन क्रिएट होता है जिसकी वजह से पानी ऊपर आता है और इस पुल को ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। ठीक है, चलो फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के फंक्शंस क्या क्या हैं? ठीक है, देखो फंक्शंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशंस के फंक्शंस देखो बेटा, तो आज खांसी तड़का सभी कुछ देखने को मिल रहा है आज की क्लास में आप लोगों को। ठीक है, चलो बर्तन के खटकने की आवाज। तो ट्रांसपिरेशन के फंक्शंस की बात करें तो देखो, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम दी प्लांट्स। ठीक है, प्लांट जब अपने अंदर के एक्सेस वाटर को बाहर निकालते हैं लीव्स के जरिए वाटर वेपर की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में, जब प्लांट अपना फालतू पानी बाहर निकाल देता है पत्तियों से, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन करता क्या है? तो ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिसॉल्व इट फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, ट्रांसपिरेशन क्रिएट करता है जिससे पानी नीचे से कहाँ जाता है? ऊपर। और पानी में डिसॉल्व होकर कौन आ जाते हैं? मिनरल भी। तो पानी भी पहुंच जाता है, मिनरल भी पहुंच जाते हैं। दूसरा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ प्लांट। ये प्लांट के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जैसे तुम्हें पसीना आता है ना, पसीने के बाद बॉडी ठंडी पड़ जाती है, प्लांट का भी सेम सीन है। प्लांट जब अपने पानी को भाप बना के उड़ा देता है, एक्स्ट्रा हीट निकाल देता है। ठीक है, तो प्लांट का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। अब द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट। रात के समय प्लांट को पानी की कमी कम, मतलब जरूरत कम पड़ती है। आप भी जब सोते हो रात को तो क्या पूरा पानी का कटोरा वटोरा पतीला वतीला रख के सोते हो? नहीं ना, आपको भी रात में पानी कमी जरूरत नहीं होती, कम जरूरत होती है। सेम भैया प्लांट के साथ है, उनको रात में फोटोसिंथेसिस करना नहीं है तो उनके पानी की उतनी जरूरत है नहीं। तो प्लांट रात के टाइम पे प्लांट क्या करते हैं? अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को रूट प्रेशर यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए पूरा करते हैं। ठीक है, तो रात में कौन सा प्रेशर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? रूट प्रेशर यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन दिन के टाइम जब प्लांट का स्टोमेटा खुला है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो जो ट्रांसपिरेशन पुल है वो एक मेजर ड्राइविंग फोर्स है मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए, पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए जाइलम में। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम फ्लोएम की। तो आपका जो फ्लोएम है, ठीक है, अगेन वो 5 तरीके के सेल से बना हुआ है बेटा। सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। जिसमें से मेन काम जो है ना बेटा वो है सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। ठीक है, तो द फोटोसिंथेटिक सॉल्युबल प्रोडक्ट, मतलब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो भी चीजें सॉल्युबल फॉर्म में बनी लीव्स के अंदर, उनको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक जाना पड़ेगा। किसके जरिए? फ्लोएम के जरिए। ठीक है, किसके जरिए? फ्लोएम के जरिए। तो वो प्रोसेस जिसके जरिए फोटोसिंथेसिस में बनी सॉल्युबल चीजें प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होती हैं फ्लोएम के जरिए, उसको अपन कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, सिंपल सी भाषा में कहें तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट ने जो खाना तैयार किया था फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है, लीव्स के अंदर, फ्लोएम जब उनको अलग अलग पार्ट्स तक लेके जाता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांस मतलब ट्रांसफर, लोकेशन मतलब लोकेशन। ठीक है, तो खाने की लोकेशन को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसलोकेशन। अच्छा, तो फोटोसिंथेसिस में बनी चीजों के अलावा भी फ्लोएम जो है वो अमीनो एसिड और दूसरी चीजों को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो अंडरलाइन हो रही हैं बहुत ध्यान से बेटा पढ़ना। ये असर्शन, रीजनिंग, एमसीक्यू
इनमें तो फंसा के पूछेगा आपको, फिर आप सिर कुचलाते रह जाओगे। कई बार हम चकरा जाते हैं क्वेश्चन देख के, तो अभी तुम तो थोड़े कम एक्सपीरियंस्ड हो, बच्चे ही हो अभी, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों पे हम गौर नहीं करते हैं और वो इन्हीं में हमें फंसा लेता है। तो these substances are especially delivered to the storage organs such as root, stem, fruit and seeds and to growing organs of the plant। ये सब चीजें लीफ से जाती कहाँ है? स्टोरेज ऑर्गन में। लीव्स में जो भी खाना तैयार हुआ था ना, वो कहाँ जाता है बेटा? प्लांट के स्टोरेज ऑर्गन में। तो प्लांट के स्टोरेज ऑर्गन कौन है? रूट, स्टेम, फ्रूट, सीड, ये सब वो ऑर्गन है प्लांट के जहाँ वो अपना खाना स्टोर करते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो क्या करते हैं? अपना खाना स्टोर करते हैं। तो दिस ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब्स, ठीक है। ये ट्रांसलोकेशन का काम कहाँ होता है? फ्लोएम में, सीव ट्यूब्स के अंदर। किसकी मदद से? कंपेनियन सेल्स की मदद से, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में। तो जो फ्लोएम है ना, वो ऊपर भी खाने को लेके जाती है और नीचे भी लेके जाती है। फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में काम करती है, जबकि जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर लेके जाती है, यूनी डायरेक्शनल। चीजें याद रखना। अब जाइलम जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए करता है, मतलब उसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए काम करने के लिए। जबकि जो तुम्हारा फ्लोएम है ना, फ्लोएम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब उसको ना चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फोन चार्जर हटा दो, तुम बैठे हुए हो चार्जर पे। तो अब मटेरियल्स लाइक सुक्रोज, सुक्रोज क्या एक तरीके की ना शुगर होती है, इज ट्रांसफर्ड इन फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, ठीक है। प्लांट जब सुक्रोज को ट्रांसफर करते हैं ना, मतलब फ्लोएम, प्लांट का भी फ्लोएम टिश्यू जब सुक्रोज को ट्रांसफर करता है, तो पहले तो वो एनर्जी लेता है, किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। समझ में आ गई बात? फ्लोएम को जब भी सुक्रोज ट्रांसफर करना होता है, तो पहले तो उसे चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में लेता है बेटा? एटीपी की फॉर्म में। तो इसकी वजह से क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो टिश्यू का बढ़ जाता है। टिश्यू का जो है ऑटमोसिक और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, की वजह से क्या होता है? टिश्यू का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने की वजह से पानी जो है ना अंदर घुसने लगता है टिश्यू के। पानी जो है क्या होता है? टिश्यू के अंदर घुसने लगता है। तो दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इनटू द फ्लोएम, और उस वजह से, इस पानी के प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो भी मटेरियल फ्लोएम को ट्रांसपोर्ट करना है, वो फ्लोएम के अंदर घुसने लगता है। टू टिश्यू विच हैव लो प्रेशर, ठीक है, से कहां तक? वहां तक जहां तक लो प्रेशर, जहां पे लो प्रेशर है। और अभी मटेरियल का लो प्रेशर कहाँ है? तो बेटा अभी मटेरियल का लो प्रेशर है प्लांट के दूसरे पार्ट्स में, ठीक है, प्लांट के दूसरे पार्ट्स में। तो ये मटेरियल प्लांट के दूसरे पार्ट में जाने लगता है। तो दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी मटेरियल है, ठीक है, जो भी मटेरियल फ्लोएम को ट्रांसपोर्ट करना है, फ्लोएम देखता है कि भैया ट्रांसपोर्ट का करना है, ठीक है, और कहाँ पे इस मटेरियल की कमी है। फ्लोएम देखता है कि भैया कमी किस जगह पे है, फ्लोएम उस चीज को वहीं फेंक देता है, वहीं ट्रांसपोर्ट कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्प्रिंग सीजन जो कि अभी चल रहा है, फरवरी, बसंत ऋतु जो आता है, जब फूल वूल खिलते हैं, ठीक है, तो जो शुगर है, यानी आपकी रूट या स्टेम्स में जो शुगर, सुक्रोज वगैरह जो स्टोर है रूट स्टेम्स के टिश्यूज में, वो ट्रांसपोर्ट होती है बर्ड्स यानी कलियों तक, जो कलियां नहीं जिनसे फूल बनते हैं, वहां तक। मतलब आपकी रूट और स्टेम में जो भी शुगर थी, स्टोर्ड एनर्जी थी, वो रूट और स्टेम से कहां जाएगी बेटा? बर्ड्स तक, ठीक है, बर्ड्स, कलियों में, ताकि वो कलियां जो है इस एनर्जी का यूज करके किस में कन्वर्ट हो जाए? फ्लावर में, ठीक है, कहाँ? फ्लावर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, ठीक है। ठीक है बेटा, फिर फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक होगा, 10 से 15 मिनट का। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।